सेकंड वेव इंडिया एट वॉर। ये एक बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है chankiyaforum.com पे। और जब मैंने इस फोरम का जिक्र किया तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के वीक के स्पेशल शो में मेजर गौरव आर्या जी। वेलकम मेजर साहब। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। भारत वाकई एक जंग के साथ इस वक्त तुला हुआ है और जीतेगा, भारत जीत भी रहा है। तो ये आर्टिकल जो आपने पब्लिश किया चंकिया फोरम में, जिसके आप सीईओ भी हैं, तो इससे तो बात बिल्कुल सामने आ गई, नैरेटिव सामने आ गया कि ये जंग है क्या। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को पहले बताइए, फिर हम बातचीत को आगे लेकर चलते हैं। ताहिर साहब, ये जो आर्टिकल लिखा था प्रोफेसर नलापत हैं, रिनाउंड इंडियन थिंकर हैं और वेरी रिस्पेक्टेड वॉइस इन इंडिया। प्रोफेसर नलापत, उन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने लाए इंडियन पब्लिक के, ग्लोबल पब्लिक के, और उन्होंने कुछ बातें करी और उन्होंने अपनी बातों में दो तीन बातें मुख्य तौर पे बोली। एक, वायरस का होता है गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन यानी कि एक वायरस जो भी है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको आप लेबोरेटरी में और ज्यादा उसको विशियस और ज्यादा खतरनाक बना दें। जितना वो है नहीं उससे 10, 20, 50, 100 गुना ज्यादा उसको और डेंजरस बना दें। इसको कहते हैं गेन ऑफ फंक्शन। गेन ऑफ फंक्शन की फंडिंग जो थी वुहान लेबोरेटरीज की, इसके लिए रोका था प्रेसिडेंट ओबामा ने इसकी फंडिंग रोक दी थी। लेकिन फिर 2017-2018 में दोबारा इसकी फंडिंग, ट्रंप के टाइम पे इसको ऑन कर दिया था फंडिंग को, बोला कि हाँ फंडिंग कर सकते हैं। तो फंडिंग करते हुए क्या हुआ साहब कि इन्होंने ये गेन ऑफ फंक्शन की फंडिंग करी, अमेरिका ने ही फंडिंग करी। और इसमें सबसे जबरदस्त बात जो हुई थी वो ये हुई थी साहब कि इस वायरस को इतना खतरनाक बना दिया गया कि इसमें ज्योग्राफिकल लिमिट्स भी तय हो गई। और ताहिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक दो चीजें यहाँ पे समझाना चाहूंगा विद योर परमिशन। जरूर जरूर। ताहिर साहब, जैसे हम लोग आर्मी में कहते हैं एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव की खसूसियत क्या होती है? कोई भी जो बारूद होता है, धमाका होता है, उसकी खसूसियत क्या होती है? वो ये नहीं होती पहली खसूसियत उसकी कि वो बहुत पावरफुल हो या बहुत जबरदस्त हो, ये नहीं। सबसे पहला कहते हैं इट शुड बी स्टेबल। किसके लिए स्टेबल? जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए स्टेबल। एक जमाने में ताहिर साहब नाइट्रोग्लिसरीन यूज करा करते थे, तो नाइट्रोग्लिसरीन अनस्टेबल हुआ करती थी काफी। जो उसको इस्तेमाल करता था उसी के हाथ में फट जाती थी, एंड यू नो इट वुड डैमेज दैट पर्सन ओनली। हाउएवर क्या हुआ बाद में कि धीरे धीरे और एक्सप्लोजिव्स आए, और फिर लेटली कुछ दिहाइयों पहले, कुछ दशकों पहले प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स का चलन चला। प्लास्टिक एक्सप्लोजिव ऐसे होते हैं, मैं आपको लोगों को बड़ी अजीब हैरत अंगेज बात लगेगी। आप प्लास्टिक एक्सप्लोजिव लेके उसको आग लगा दीजिए माचिस से, वो आराम से जलेंगे, दे बर्न लाइक फायरवुड, वो फटते नहीं है। पर वो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव तभी फटेगा या आरडीएक्स तभी फटेगा जब उसके अंदर एक डेटोनेटर लगाया जाएगा। ये इतना स्टेबल है कि आपने आग में डाल दिया तब नहीं फटेगा ये। और मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव आप आग लगा के उसके ऊपर चाय बना सकते हैं आराम से, यू आर एब्सोल्युटली सेफ, बगल में बैठिए चाय बनाइए। लेकिन जब डेटोनेटर लगेगा तब फटेगा। तो पहली खसूसियत किसी भी एक्सप्लोजिव की हो गई, उसकी स्टेबिलिटी। दूसरी चीज टारगेटेड, यानी कि जब आप उसको चलाएंगे तो उसका एक खास टारगेट होना चाहिए, है ना। और तीसरी हो गई इट शुड बी कंट्रोलेबल, जो चला रहा है उसके कंट्रोल में रहे। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप पाकिस्तानी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे भी रिश्ते रहें, कम से कम इतना खतरनाक वायरस वहां पे ना जाए, क्योंकि वहां पे भी इंसान बसते हैं, कहीं पे ना जाए दुनिया में। हम लोग सफर कर रहे हैं, इंडिया जैसी सफरिंग और किसी मुल्क में ना हो, और मैं यहां तक भी कहूंगा कि चीन में भी ना हो, जबकि चीन ने शुरू कराई है। लेकिन हैविंग सेड दैट सर, आई वांट टू से समथिंग दैट, आपको पता है हमारे तरफ वाला अटारी है, आपके तरफ वाला वाघा है सर, पंजाब में ना, बॉर्डर जिसको वाघा बॉर्डर आमतौर से कहते हैं, इंडिया के साइड अटारी। ये अटारी तक प्रॉब्लम है सर की, वाघा में प्रॉब्लम नहीं है सर। ये पाकिस्तान में है कोरोना वायरस, पाकिस्तान में भी लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों की मौतें हुई हैं, और ये सब प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन वो जो स्ट्रेन इंडिया का है वो पाकिस्तान में नहीं है, वरना पाकिस्तान का जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक 1 महीना पहले कोलैप्स होकर खत्म हो चुका होता। पाकिस्तान में वो नहीं है सर। यूपी में एक जगह गोरखपुर, जहां पे योगी आदित्यनाथ, जहां के ही हेल्स फ्रॉम देयर एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं वहां पे काफी बार योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के बगल में नेपाल है। इंडिया में ये गोरखपुर में है सर ये प्रॉब्लम, मौतें हो रही हैं गोरखपुर में, लेकिन नेपाल में नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि
ये जो पूरी चीजें हैं इस वक्त, ये टारगेटेड भी है सर, ये स्टेबल भी है। और लोग जो कह रहे हैं ना सरकार को कि आपने इसका आपने इसका वो नहीं करा, आपने तैयारी नहीं, इसकी तैयारी हो ही नहीं सकती, ये हो नहीं सकती। क्योंकि मैं खुद बता रहा हूं आपको कि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, 6 या 7 अप्रैल को पिताजी अस्पताल में थे, और उनकी काफी तबीयत खराब हो गई थी सर। और तब तक ये वायरस हिट नहीं करा था ताहिर साहब, तब तक ये वायरस बिल्कुल ठीक ठाक था, मतलब ये जैसे नॉर्मल कोरोना चल रहा था चल रहा था। अचानक 9, 10, 11 तारीख की रात, 12 तारीख की रात को, वो दरमियानी रात, और उस समय फादर हॉस्पिटल में ही थे, मैं अटेंडेंट था उनका, तो एक फैमिली मेंबर रह सकता, तो आई वाज एज अटेंडेंट। और ताहिर साहब मैंने देखा कि उससे शुरू हुआ, और उस समय किसी को नहीं पता था कि ऑक्सीजन की इतनी किल्लत पड़ जाएगी। अब हमें नहीं पता कि जो इसकी 3rd वेव आएगी या 4th वेव आएगी, 5th वेव आएगी, हो सकता है उसमें किसी और चीज की रिक्वायरमेंट हो। तो आज कैसे कोई वो ये कोई अंतर्यामी है जो पता लगा ले कल क्या होगा, नोबडी नोज कि कल कैसे, वी कैन ओनली रिस्पॉन्ड, बट डेफिनेटली दिस हैज ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ अ बायो वेपन। और आखिरी में कहना चाहूंगा ताहिर साहब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि वी वर नॉट गिवन ड्यू एक्सेस टू चाइनीज लैब्स। चाइना ने बहुत उसके बारे में, उनका ही इज ऑन रिकॉर्ड, मैं सब रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। और कल परसों वो चाइनीज साइंटिस्ट का नाम भूल गया मोहतरमा का, उनका भी वो आया है कि शी इज नाउ रन अवे टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वो सेटल हो गई, चाइनीज साइंटिस्ट, शी वर्कड ऑन दिस ओनली। और उन्होंने ही बोला था कि ये चाइनीज जो है ये वायरस तैयार कर रहे हैं, बायो वेपन तैयार कर रहे हैं फॉर वॉर। आपने जिस चाइनीज वायरोलॉजिस्ट का जिक्र किया उनका नाम डॉक्टर यान है, और मैंने सबसे पहले उनका इंटरव्यू बहुत महीने पहले यहाँ अमेरिका के टीवी चैनल्स पे, फॉक्स पे सुना प्रिसाइजली। फिर मुझे अमेरिकन दूसरे टेलीविज़न पर भी उनको सुनने का इत्तेफाक हुआ, और फिर मुझे उनको यूरोपियन टेलीविज़न नेटवर्क पर भी देखने और सुनने का इत्तेफाक हुआ। फिर मुझे कल शायद भारत के चैनल रिपब्लिक में भी वो अपनी बात कर रही थी। लेकिन सिर्फ वो एक अकेली ही साइंटिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। रिसेंटली यूरोप के एक नोबेल लॉरियट ने ये बात की है। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो वायरस है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जो बाकायदा इसको डायरेक्ट कर रही है कि ये जो टेरिटरी है इसमें आपने किस तरह एक्सप्लोर करना है। तो ये आप समझते हैं मेरे साहब कि क्या वाकई ही भारत में इस पर मज़ीद रिसर्च होगी? रिसर्च मेरे हिसाब से शुरू हो गई ताहिर साहब, इसके ऊपर भारत में रिसर्च की क्या चल रहा है। अभी भारत, हम लोग ऐसी नहीं आते खुलेआम बोलते नहीं हैं आपको। भारत की जो भी सरकारें यहाँ पे रही हैं, मजीद चाहे वो कांग्रेस की रही हो, बीजेपी की रही हो, यहाँ पे ऐसा कल्चर नहीं है इंडिया में कि कोई मुंह फट होकर सामने बोल दे कोई भी चीज। तो ऐसा नहीं हुआ है भारत में, लेकिन जिस दिन प्रूफ होगी तो भारत इसको लेकर सामने आएगा। लोगों ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है, और जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, हमारी एम्बेसीज जो हैं हर जगह, वो उन साइंटिस्ट के साथ और उन रिसर्चर्स के साथ राब्ते में हैं। दे आर इन टच, दे आर कलेक्टिंग एविडेंस, एंड आई एम श्योर द वर्ल्ड विल टुगेदर कन्फ्रंट चाइना विद दैट एविडेंस। क्योंकि ये देखिए, चाइनीज सोशल मीडिया, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल हैंडल्स मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए, look at the inhumanity of the Chinese, at least the CCP, if not the people. हम चाइनीज लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, I'm talking about the Chinese Communist Party. Funeral pyres are burning in India. ठीक है जी, शमशान घाट में यहाँ पे अर्थियां जल रही हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट राइट्स चल रही हैं, और चाइनीज अपने लॉन्ग मार्च रॉकेट दिखा रहे हैं, एक तरफ दिखा रहे हैं कि इंडिया में फ्यूनरल्स हो रही हैं और वहां पे हमारा लॉन्ग मार्च जा रहा है। अब ये आप देखिए कि माइंडसेट क्या है चाइनीज का। उनको ये शर्म नहीं है, ये बिल्कुल भी शर्म नहीं है चाइनीज को कि उनकी वजह से लाखों दर लाखों लोग पूरी दुनिया में मारे गए सर। उनको ये शर्म नहीं है कि करोड़ों लोगों की जिसको लाइवलीहुड है, जीविका, वो खत्म हो गई। ठीक है, उनके बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं। इवन अगर कोरोना से इन्फ्लिक्टेड नहीं है, वो अफ्लिक्टेड नहीं है, आई बेग योर पार्डन, फिर भी वो लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के रोजगार चले गए। लेकिन चाइना जश्न मना रहा है, बिकॉज जो चाइना यू सी जो अब जैसा मुल्क होगा तो वहां के रहनुमा भी वैसे ही होंगे। अब यू कांट हैव डिफरेंट पीपल इन चाइना, सो दे आई मीन द कम्युनिस्ट पार्टी, और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ताहिर साहब। तो ऑब्वियसली हमारे अंदर रिसर्च, और यहाँ पे इंडिया में रिसर्च चल रही है, लोग रिसर्च, अभी हमारा फोकस है कि लोगों को कैसे हमने अपने लोगों को राहत पहुंचानी है, ऑक्सीजन किस तरीके से पहुंचानी है, वैक्सीनेशन ड्राइव किस तरीके से और तेजी लानी है इसमें, ये सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक दिन खत्म होगा, ऐसा तो नहीं कि 10 साल चलेगा सर,
ये भी खत्म हो जाएगा। और जिस दिन खत्म होगा सर, आई एम 100% कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट एंड इन द वर्ल्ड बॉडीज इन क्वाड कि इसका ना एक एक जान का हिसाब चीन से लिया जाएगा, क्योंकि चीन हत्यारा है सर। चीन इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। कोविड इज अ बायो वेपन एंड चाइना इज गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। देखिए, बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग शब्द हैं कि ये चीन जेनोसाइड कर रहा है। हम देखते हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोल होता है कि वो टेरिटोरियल है, तो आपने कहा कि हमें ऐसा ही लग रहा है। तो ये एक नई टर्मिनोलॉजी चली कि ये भारत का वेरिएंट है। इससे पहले हमने सुना साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, उसके साथ साथ हमने सुना था कि ये ब्रिटेन का वेरिएंट है या फ्रांस का वेरिएंट है। तो इसका मतलब आपका जो आर्गूमेंट है उसको एक तरह से वैलिडेशन मिल रही है कि वाकई ही कोई उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस वायरस की, जो एलिजिडली बिल्कुल बायो वेपन हो सकता है। तो क्या ये जो वेरिएंट का ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, क्या आप समझते हैं कि ये वाकई वैलिडेट कर रहा है आपके आर्गूमेंट को, और जो आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल है प्रोफेसर साहब का, उसके आर्गूमेंट को? नहीं, बिल्कुल ताहिर साहब, आप देखिए ना, ये जो हम कह रहे हैं साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, फिर हम कह रहे हैं इंडियन वेरिएंट है या ब्राजीलियन वेरिएंट है, यूके का वेरिएंट है, ये सब वेरिएंट्स हैं क्या? ठीक है, ये जो वायरस है ये म्यूटेट कर रहा है और अलग अलग इसके आइटरेशंस निकले जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया भर का वेरिएंट है सर, इसमें जर्मनी का भी वेरिएंट है, इसमें यूएस का भी है, इंडिया का भी है, लेकिन चाइना का नहीं है सर। आपने देखा जहां से इसने जन्म लिया वायरस ने, जिन लोगों ने लैब में इसको पैदा करा, उनसे आप चाइनीज वायरस बोल दीजिए तो वो कहते हैं आप रेशियली अब्यूज कर रहे हैं हमें, आप रेशियली अब्यूज कर रहे हैं। लेकिन वही चाइनीज इंडियन वेरिएंट कहने में, मैं बता रहा हूं, इस मुल्क ने, चाइना ने अपना दीन ईमान बेच खाया है। दे हैव नो ऑनर, दे हैव नो इंटेग्रिटी एंड दे हैव नो सेंस ऑफ फेयर प्ले, एंड वी डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द चाइनीज, दे हैव बीन लाइक दैट। बट when I say Chinese, I don't mean the Chinese people, I specifically mean, because लोग तो हर जगह एक जैसे होते हैं बेचारे, वो खुद परेशान है अपनी सरकार से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप देखिए ना, इंडियन वेरिएंट हमने तो नहीं बोला, हमने एक माइल्ड सा जवाब दिया इसका कि यार इंडियन वेरिएंट क्या होता है, डोंट यूज दिस थिंग, बस। ठीक, इन्होंने तो ज्योग्राफिकल टैगिंग कर दी सर चाइनीज ने सबके साथ, और खुद आप इनको चाइनीज वायरस नहीं कह सकते। ट्रंप ने बोला तो आग बबूला हो गए ये लोग कि आपने चाइनीज वायरस कह दिया। और हम विक्टिम कार्ड खेलना, चाइनीज को बहुत अच्छी तरीके से आता है विक्टिम कार्ड खेलना, कि सर किसी तरीके से विक्टिम कार्ड जो है, मतलब यू नो, वी आर द विक्टिम्स। एक जर्नलिस्ट था, उनका एक वीडियो था, और अगर वो वीडियो मिल जाता है तो मैं चाहूंगा कि आप दिखाएं अपनी ऑडियंस को, ताहिर साहब। The Chinese Communist Party has a saying when it comes to their warfare, psychological warfare operations and other forms of subversion: strangle you with your own systems. In other words, observing how different countries operate, what is controversial within their systems, how does their system function, how can we use those systems to twist things around, to cause chaos, to mess things up, to use it against them. You say you believe in free speech? We'll have protests in your own backyard calling you out. You say you believe in free press? Well, we'll start up state-run media in your country, and we'll use those state-run media to lie to your population, to spread our propaganda. That's what they do. You believe in free markets? How about we bring state-run companies that can sell below cost and put your companies out of business and take over your industries? That's what they're doing, right? Strangle you with your own systems. And what is controversial in the United States? What is most controversial? Racism. This race narrative. They know they can use it. They've been doing it for a very long time. There are different groups, for example, Committee of 100 in the US, who every time a Chinese spy is arrested, they call it racism, because they know that's what we're sensitive to. The Chinese military has a doctrine on this, the three warfares doctrine: psychological warfare, media warfare, and legal warfare. This is publicly adopted into their military doctrine. This is part of their military system. Now, what are these? Psychological warfare is not necessarily lying to you. Psychological warfare is altering how you interpret information. And so when you see a virus coming out of China and people say this virus came out of China, if you call it the Chinese virus, they want to use this and twist it around and say it is racist if you talk about the origin of this virus. What is media warfare? Media warfare is the manipulation or control of outlets of information, not just news outlets,
but say social media, online platforms, the ability to speak openly. Anything that would allow people to communicate would be a target of media warfare. And what is legal warfare? Legal warfare is a manipulation of international legal systems. The Chinese Communist Party, for them, this is adopted into their military code. This is war fighting to them. जिसमें कहता है कि किस तरीके से चाइनीज मैनिपुलेट करते हैं, चाइनीज की वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी क्या है, राइट? ही टॉक्स अबाउट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, वो मीडिया वॉरफेयर की बात करते हैं, वो लीगल वॉरफेयर की बात करते हैं। और जब चाइना का कोई कहते हैं कोई स्पाई पकड़ा जाता है अमेरिका में, तो एक कमेटी ऑफ द 100 है अमेरिका में, जिसमें 100 चाइनीज लोग हैं या ऐसी कुछ मुख्तलिफ किस्म के चाइनीज लोग हैं जो बड़े अमीर इज्जतदार चाइनीज लोग हैं। वो सबसे पहले शोर करना शुरू कर देते हैं कि ये तो रंग भेद है, ये तो नस्ल भेद है, ये तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है चाइनीज के साथ। वो चाइनीज जासूस पकड़ा गया है सर, अमेरिका में जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है, उसको बचाने के चक्कर में। तो ये चाइनीज का काम है विक्टिम प्ले करना। उन्होंने अपने प्यादे फिट कर रखे हैं, इनका काम ही है विक्टिमहुड, अपना गाना गाना, अपनी छातियां पीटना और बोलना कि साहब हमारे साथ तो बुरा हुआ है, जबकि ये लोग असली विलेंस हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये दुनिया के साथ बुरा कर रहे हैं। और जो आपने बोला ना, भला तल्ख एक वर्ड है जेनोसाइड करके, ताहिर साहब मैं आपसे पूछता हूँ, सारे हमारे ऑडियंस से ये पूछता हूँ, राइट? इंडिया में करीब 2.5 से 3 लाख लोग खत्म हो गए, ठीक है जी। अमेरिका में 5.5 लाख, ब्राजील में करीब 2.5-3 लाख, ब्राजील में, आपके यूके में, यूएस में, इतने जगह, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड, millions of people by a virus created in a laboratory by the Chinese scientists under the guidance of the PLA। अब मैं इसको जेनोसाइड ना बोलूं तो मैं इसको क्या बोलूं? तो सूरत हाल ये है, यहाँ पे जो हमें सेंस मिल रही है या जो हमें एक तरह से परसेप्शन मिल रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो भी कहीं कहीं महसूस करते हैं, और शायद उनके पास इंफॉर्मेशन भी है कि ये प्रॉबेबली बायो वेपन ही हो सकता है, मगर ये दुनिया बहुत बड़े क्लैश से बचने की खातिर इसको ओपनली यूज़ नहीं कर रहे, या वो जो रेशियल राइट्स होते हैं उनसे बचने की खातिर इसको यूज़ नहीं कर रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ अंदर ही अंदर बैकडोर बातचीत चल रही है दुनिया की पावर्स की कि भाई ऐसा लगता है कि है, और शायद ये भी मानना है कुछ लोगों का, यानी इंटेलिजेंस वर्ल्ड का, कि ये सिर्फ है नहीं बल्कि पक्का है। ये क्या फीलिंग आपको भी मिलती है? भारत में क्या डिस्कोर्स होता है? जो वहाँ पे एम्बेसीज हैं और जो वहाँ के सर्कल्स हैं, वहाँ पे इंटेलिजेंस कम्युनिटी में ये बातचीत होती है क्या? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। लेकिन हमारे इंडिया में एक और प्रॉब्लम है, आप कभी भी इंडियन टेलीविजन देखेंगे, वहां पे एक तो क्या है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें हैं, राइट, तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमारे यहाँ एक ऑपोजिशन है, जैसे कि हर एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए, और मैं किसी ऑपोजिशन को खराब नहीं कहता, सब अपना काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, सर रूलिंग पार्टी भी कर रही है, ऑपोजिशन भी काम कर रही है। लेकिन जो यहाँ पे वामपंथियों का रोल है, जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, ठीक है सर, जिनको हम लोग लेफ्टिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं, आप उनको देखिएगा, ये लोग आते हैं टेलीविजन पे और जिस तरीके से सर ये चाइना को डिफेंड करते हैं, ये साफ ये नहीं कहते कि इन्होंने ये नहीं बोला कि मोदी ने गलत काम करा है या मोदी जी ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, ये भी नहीं कहते ये लोग सर। ये लोग कहते हैं आप चाइना पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, चाइना ऐसा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा बोलते हैं टीवी पे। आप समझ रहे हैं ना? जो ऑपोजिशन पार्टी वाले हैं, जो कांग्रेस वाले हैं या कोई और पार्टी वाले हैं, वो ये कहते हैं कि साहब, और ठीक है, मैं उनकी बात को पूरा रखने का हक है, तो मेरी ऑपोजिशन पार्टी से कोई शिकायत नहीं है इसमें। वो कहते हैं साहब कि बीजेपी की सरकार इसको मैनेज नहीं कर पाई, अब कर पाई नहीं कर पाई, ठीक है, दे आर अलाउड टू से इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी कैन नॉट ग्रज देम, इट्स देयर राइट, ये तो हक है उनका। लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज में सिर्फ ताहिर साहब कम्युनिस्ट है जो ये नहीं कहता कि मोदी सरकार ने अच्छा करा बुरा करा, वो तनकीद नहीं करता, वो कहता तुम चाइना के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हो यार, चाइना ऐसा कर ही नहीं सकता। वो चाइना की गवाही देना शुरू कर देते हैं इंडियन टेलीविजन पे। तो अब मैं वापस आपके सवाल पे आता हूं कि ताहिर साहब, जो आप कहते हैं एम्बेसीज में, इंटेलिजेंस कम्युनिटी में बिल्कुल बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ताहिर साहब, जो आपने शुरू में बयानिया दिया था ना, योर स्टेटमेंट इन द वेरी बिगनिंग, कि वो एथनिक और रेस की बात करके और लोग चाहते हैं ये क्लैश। देखिए, अगर किसी को ये गलतफहमी है, ये इंडिया को ही गलतफहमी है, अमेरिका को गलतफहमी है, कनाडा को गलतफहमी है, यूरोप इंक्लूडिंग, मैं इट्स नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन बट मैं कह रहा हूं इंग्लैंड को, यूके कोई गलतफहमी है, किसी ऑस्ट्रेलिया को गलतफहमी है कि चाइना रुक जाएगा और दुनिया के ऊपर ये चाइना का आखिरी अटैक है,
अगर ये गलतफहमी है तो अपनी जल्दी से गलतफहमी दूर कर लें, चाइना नहीं रुकने वाला। सीसीपी इज लाइक अ मैड डॉग, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इट नीड्स टू बी पुट डाउन। वहां पे जब तक रेजिम चेंज नहीं होगा, जब तक दानिशमंद लोग वहां पे नहीं आएंगे, ये लोग दुनिया के लिए दे विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम सर। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है चाइना। सिर्फ ट्रेड के मामले में नहीं, ट्रेड अलग चीज है, आप करें अपनी ट्रेड, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए बांग्लादेश ने ये नहीं बोला फॉर्मली कहीं पे, बांग्लादेश का फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं आया कि हमें क्वाड ज्वाइन करना है। ना उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला, ना प्रेसिडेंट ने बोला, ना आर्मी चीफ ने बोला, किसी ने नहीं बोला। अरे मुल्क में डिस्कशन होते हैं, 10 किस्म के डिस्कशन होते हैं कि भाई शुड वी जॉइन द क्वाड, शुड वी नॉट जॉइन द क्वाड, एक आम सी बात है। चाइना के वहां पे जो सफीर था उसने धमकी डेला दी भाई बांग्लादेश को कि हमारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा, खबरदार। ये जो गली के सड़क छाप गुंडे होते हैं, चाइना उस तरीके से बिहेव कर रहा है और उसको कन्फ्रंट करना जरूरी है। ये कब तक लोग बोलेंगे कि यार लड़ाई हो जाएगी तो चुपचाप बैठ जाओ। जो बुली होता है ना, जब तक आप गुंडे की आंखों में आंखें डाल के उसकी कलाई नहीं मोड़ेंगे और रुकेगा नहीं, ये करता रहेगा ये चाइना। आज कोरोना वायरस है, ये आधे दर्जन वायरस चाइना से निकले हैं सर। आप देख लीजिए पिछले 50 सालों में कितने वायरस चाइना से निकले हैं, कितने वायरस चाइना से निकले हैं। और चाइना को बिल्कुल, ये कोरोना वायरस ने तो बिल्कुल चाइना को छोड़ दिया। वुहान में जो कुछ हुआ, शंघाई में कुछ नहीं हुआ। मकाऊ की गैम्बलिंग डेंस खुली हैं, वुहान वाले अपनी पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं सर। वो बीच पे या पता नहीं थीम पार्क है क्या है मुझे नहीं पता, वहां पे जाके नाइट क्लब्स खुले हुए हैं सर, दे आर हैविंग अ पार्टी। दुनिया को मारने के बाद, लाखों लोगों को मारने के बाद, करोड़ों लोगों को बेघर करने के बाद, इकोनॉमी इसको तबाह, मईशत तबाह करने के बाद, तो चाइनीज हैविंग अ पार्टी सर। वो मजाक क्यों उड़ा रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ जो फ्यूनरल फायर्स जो बर्न हो रही हैं उसकी मजाक उड़ा रहे हैं सर। वो अमेरिका की मजाक उड़ा रहे हैं, तुम्हारे इतने बंदे मार दिए। और हम लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि यार चाइनीज को बुरा तो नहीं लग जाएगा, यार कहीं लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। लड़ाई हो जाती तो हो जाए, कभी ना कभी तो आपको चाइना को कन्फ्रंट करना पड़ेगा, एंड आई थिंक द टाइम इज नाउ। आपने कहा कि इकॉनमी बर्बाद होगी दुनिया की। ऑन द अदर हैंड हम चाइना की देखते हैं तो रिकॉर्ड जीडीपी का ग्रोथ आया 15.8% इसी कोरोना के ज़माने में। फिर आप और मैं जानते हैं कि लेफ़्ट का जो मीडिया है वो पूरे का पूरा एक तरह से भारत को भी क्रिटिसाइज़ करता है, अमेरिका भी को भी क्रिटिसाइज़ करता है कि भाई कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सके, आपकी सरकारें फेल हो गई। और ऑन द अदर हैंड वो ये मिसाल देते हैं कि लुक एट चाइना, उन्होंने कैसा उम्दा तरीके से कंट्रोल किया, जहाँ से फूटा उन्होंने रोक दिया, तो चाइना को ही फॉलो कीजिए। इस आर्गूमेंट को कैसे लेते हैं आप? देखिए बात यह है ना कि ये बायो वेपन है, मैं आपको यही बोल रहा हूँ, बायो वेपन है, ये स्टेबल है, ये टारगेटेड है, ये कंट्रोल्ड है। ये एक किस्म का एक्सप्लोजिव इज नॉट द राइट टर्मिनोलॉजी, बट लोगों को समझाने के लिए ये कंट्रोल्ड है। अब देखिए ना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि ताहिर साहब आप चाइना ने कंट्रोल कैसे कर लिया, ये तो मैं कह रहा हूं चाइना ने कैसे कंट्रोल कर लिया, चाइना हमें बताए ना। मैं कह रहा हूं चलिए, अमेरिका भी नालायक है, भारत को भी काम नहीं आता, जर्मनी को भी नहीं आता, फ्रांस को भी नहीं आता, इटली को भी नहीं आता, कनाडा को भी नहीं आता, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया को नहीं आता साहब। सिर्फ एक होनहार लायक मुन्ना है दुनिया का, उसका नाम है चाइना। चलिए हमें चाइना ही बता दे कि उसने कैसे रोका है, बता तो दे एक बात चाइना कि जी हमने ऐसे रोका है, हमारे पास ऐसे वसाइल हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास नहीं है, जो कनाडा के पास नहीं है, जो यूरोप के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, सिर्फ चाइना के पास है, हमने ऐसे रोक दिया। बताया तो ये नहीं बताएंगे चाइनीज, ये शेयर क्यों नहीं करते सर? उन्होंने वायरस दिया है, अगर चाइना ने वायरस दिया है तो कैसे कंट्रोल कराए? चाइना जरा एक पेपर जारी करे ना, इंटरनेट पे डाले एक पेपर और बोले इंडिया से कि तुम हिंदुस्तानियों को आता नहीं है कंट्रोल करना, हम चीनियों से सीखो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये करो, वायरस कंट्रोल हो जाएगा। हम बिल्कुल करेंगे सर। पर असली बात यह है सर कि यह टारगेटेड है, ये चाइना के लिए बना ही नहीं था। चाइना में जो कुछ हुआ उन्होंने बंद बुंद करा, कहानी खत्म करी। आज की तारीख में चाइना में क्यों नहीं फैल रहा सर? फ्लाइट्स तो चल रही है चाइना में। आप एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं चाइना ने कंट्रोल कर लिया, जो लोग चाइना की तारीफ कर रहे हैं उनसे पूछे ना कैसे कंट्रोल कर लिया, उनको खुद नहीं पता कैसे कंट्रोल कर लिया। देखिए सिर्फ ऐसे मुंह खोल के कोई ऐसी बातें कह देना बकवास टाइप की बड़ा आसान होता है। आप उनसे पूछिए, मैं तो उनसे पूछता हूं, जो कम्युनिस्ट आते हैं टेलीविजन पे, फोन पे मेरी बात हुई है एक दो लोगों से जो कम्युनिस्ट सपोर्टर हैं, चाहे कम्युनिस्ट ना हो, मैं उनसे पूछता हूं कि आप बताइए सर, आप बड़ा चाइना की तारीफें कर रहे थे, वो फलाने चैनल पे बैठ के, चाइना ने रोका कैसे, ये तो हमें बताइए ना। अरे नहीं साहब, उनके पास बड़ा ये है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़े स्ट्रिक्ट है। मतलब वो सब छोड़ दीजिए सर, इंग्लिश मत बोलिए, आप ये बताइए कि 1 2 3 4 5 कौन से स्टेप्स लिए, हम भी वो स्टेप्स ले लेंगे। आप बताइए ना, क्या आपको लगता है इंडिया लॉकडाउन नहीं करवा सकता? इंडिया ने करवाया था ना लॉकडाउन, इंडिया करवा देगा लॉकडाउन। आप कह रहे हैं इंडिया ने पैसे भी डाले लॉकडाउन के वक्त, लोगों की हेल्प भी करने की कोशिश करी, जितने हमारे वसाइल थे हमने उसकी तरफ से कोशिश करी। चाइना ये तो बताए कि उसने रोका कैसे,
और आज की तारीख में जब चाइना की आप कह रहे हैं कि 15.5% जीडीपी नाच रही है चाइना की, एंड इट इज द ओनली कंट्री दैट इज एक्चुअली मैनेज टू मेक मनी एंड इज जीडीपी ग्रो इन दिस एंटायर कोरोना वायरस एज, जो आप खुद कह रहे हैं ताहिर साहब, आप खुद सोचिए ना, ये बिना ट्रैवल के हो गया, ये बिना ट्रैवल के हो गया। यानी कि चाइना की इकोनॉमी जो कि एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, अब सुन लीजिए मेरी बात, मैं पॉइंट जो अपना कर रहा हूं, एक्सपोर्ट, वो तो चाइना तो मैन्युफैक्चरिंग हब है ना वर्ल्ड का, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, चाइना का खुद का तो कोई ब्रांड नहीं है, चाइना तो दूसरे ब्रांड्स की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत कम है वहां पे, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है चाइना में ज्यादातर। इसका मतलब चाइना कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, चाइनीज कहीं ट्रैवल नहीं कर रहे, चाइनीज जो है चाइना में भी ट्रैवल नहीं कर रहे, राइट? वुहान वाला शंघाई नहीं जा रहा, शंघाई वाला बीजिंग नहीं जा रहा, बीजिंग वाला गुंजाओ नहीं जा रहा, गुंजाओ वाला फोशान नहीं जा रहा, कोई कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अचानक जादू से उनकी इकोनॉमी 15.5% ग्रो कर रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल सर? हाउ इज दैट पॉसिबल? दे आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाइनीज आर गोइंग एवरीवेयर, इनको क्यों नहीं हो रहा? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, फेयर पॉइंट है कि अगर चाइना ने कंट्रोल कर ही लिया तो भाई दुनिया को भी बता दें, हेल्प करे। जब एक दुनिया कम्युनिटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का चाइना भी हिस्सा है, पूरी दुनिया हिस्सा है, तो ये बिल्कुल आपका फेयर पॉइंट है। अभी आपने पीछे कहा कि चाइनीज़ जो एक कम्युनिस्ट पार्टी है वो विक्टिम हुड का कार्ड खेलने में बहुत एक्सपर्ट है, ये बात सच है। रेशियल वो फिर क्राइम शुरू हो जाती है, हालांकि आम बेचारा जो चाइनीज़ है दुनिया में कहीं बसता हो वो इनका भी विक्टिम है, यानी सीसीपी का भी विक्टिम है। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि जो ये पूरे का पूरा खेल है, आपने उसको जोड़ा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात के साथ कि इनकी लॉबिंग है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो शोर डालना शुरू कर देते हैं, और किसी स्पाई को पकड़ लिया जाए तो शोर होता है। मगर हम ऑन द अदर हैंड देखते हैं कि अमेरिका में सबसे बड़ा मसला रशियन स्पाई का रहता है। चाइनीज स्पाई की बात अभी कहीं रिसेंटली होना शुरू हुई है, वो भी एक इक्का दुक्का। ये तो हर वक्त रशियंस के ही पीछे भाग रहे होते हैं। इतना बड़ा इनके साथ यानी जुल्म हो गया, इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया, इतना बड़ा अटैक हो गया, लेकिन फिर भी अगर अमेरिकन को बात समझ नहीं आ रही तो फिर कैसे दुनिया को समझ आएगी? सर, लोगों ने अभी अपने करियर्स बनाए थे कोल्ड वॉर पे, ठीक है, नेटो वर्सेस फॉर्मर सोवियत फोर्सेस, नाउ रशिया, कम्युनिज्म, अभी भी दिमाग में इनके कीड़ा है, जबकि रशियंस खुद अपने आप को आजकल कम्युनिस्ट नहीं मानते, चाइनीज अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं मानते। इनको समझना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका काफी हद तक समझ भी गया है सर। काफी हद तक अमेरिका में एक रियलाइजेशन है कि सोवियत जो थ्रेट है सर, सोवियत, देखिए रशिया के पास ना तो पैसा है, ठीक है, इंडिया से कम उनका डिफेंस बजट है, जो भी है ये पुराने इनके ये जो पड़े हैं ना, ये दिवाली का रॉकेट इनके पास पुराने रशिया के, सो दीज आर ऑल ओल्ड सर, ये पुराने हैं ताहिर साहब, ये जब वो सोवियत यूनियन था तब का। उसके बाद तो इनकी इकोनॉमी आज की तारीख में ये मारे मारे फिर रहे हैं रशियंस की, कुछ हो जाए, कोई हमसे सामान ले ले, कोई हमसे तैयारे ले ले, कोई मिसाइल ले ले, कोई गन्स ले ले, AK-47 ले ले, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। तो रशिया में भी बहुत मारामारी है फॉरेन एक्सचेंज की इस वक्त, फॉरेक्स रिजर्व्स की, सॉरी, आई बेग योर पार्डन। सो ताहिर साहब, ये एक्चुअल इशू है। मुझे लगता है थोड़ा सा निकलना पड़ेगा रशियन कॉम्प्लेक्स से ना अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को, है कि नहीं, और उनको चाइना की तरफ फोकस करना पड़ेगा। क्वाड इज अ वेरी गुड अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट यू नीड टू पुट क्वाड ऑन स्टेरॉइड्स, जिसको कहते हैं ना, पुट क्वाड ऑन स्टेरॉइड्स। आप फटाफट उसका एक हेडक्वार्टर फॉर्मलाइज करवाएं सर, इंडिया में बनवाएं, कहीं पे भी बनवाएं, एंड आस्क पीपल टू एक्चुअली गो एंड फिजिकली सिट देयर, हैव 3-star 4-star जनरल्स फ्रॉम इंडिया गोइंग एक्चुअली सिटिंग इन द क्वाड सर, एंड लेट्स हैव वन टर्न बाय टर्न, पहले अमेरिका का बन जाए, फिर इंडिया का बन जाए, या जापान का बन जाए, ऑस्ट्रेलिया का बन जाए, टर्न बाय टर्न परमानेंट मेंबर, जैसे कि आपकी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल है सर, द क्वाड शुड बी अनदर सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द वर्ल्ड। इसके 4 परमानेंट मेंबर्स ऑलरेडी हैं, अदर पीपल कैन जॉइन इन, दे शुड हैव 1 or 2 more permanent members like UK, like France, and get them into an anti-China, and it should be a hardcore। ये पता नहीं वैक्सीन की बातें क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैक्सीन बन जाएगी, हम लोग बना लेंगे वैक्सीन, ठीक है, हम लोग इंपोर्ट करवा लेंगे, कहीं से मदद आ जाएगी, हम लोग खुद इतने सक्षम है कि हम खुद अपनी वैक्सीन बना लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द मिलिट्री। द क्वाड शुड बी अ हार्डकोर मिलिट्री अलायंस, और मैं तो यहां तक कहूंगा था सब, एक देखिए उसका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द क्वाड। अभी तो हम यही देखा है कि ये सारे मुल्क के प्रधानमंत्री आपस में बात करते रहते हैं। अरे बातें करना खत्म करें, आप लोग बात कर रहे हैं, वहां पे चाइना अपना खेल खेल गया है, आप लोग बातें कर रहे हैं, आज वीडियो कॉल हुआ, कल वीडियो कॉल हुआ, ये पता नहीं ये स्काइप पे करते रहते हैं कुछ ना कुछ। अरे हो गया खत्म, अब एक बिल्डिंग बनाइए आप,
एक हेडक्वार्टर होने चाहिए, आप इंडिया में बना दीजिए, हम जमीन दे देंगे, कोई और जमीन दे देगा, एंड पुट ऑस्ट्रेलियन जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, ऑल थ्री सर्विसेज, including the US Marines, everybody, and have a proper setup in which turn by turn somebody takes over as the military commander, the supreme commander of the quad. एक उसका overall boss होना चाहिए. Let this be a pure fighting force, like the permanent members of the Security Council. Permanent members of the Security Council में ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको चाइना को मारना है और चाइना को दबाना है और चाइना के ट्रेड रूट्स में बिल्कुल ऐसी आग लगानी है कि उसकी इकोनॉमी जमीन पर बैठ जाए, तो यू नीड अ मिलिट्री सोल्यूशन टू दिस. चाइना ऐसे नहीं मानेगा, ये आपको डराता रहेगा. तो ये वाइट गिल्ट जो है ना, वाइट गिल्ट के चलते अलकायदा ने अपने जो फुटप्रिंट्स हैं वो यूरोप में डाल दिए. वाइट गिल्ट, आप किसी को बोलेंगे तो बोलेगा देखो आप मुझे ना पॉइंट आउट कर रहे हो क्योंकि मेरा रंग गोरा नहीं है, मैं भूरा हूं या काला हूं, तो आपने कैसे बोल दिया, राइट? सिमिलरली विद द चाइनीज वही कार्ड प्ले कर रहे हैं. कमेटी ऑफ 100 वही कार्ड प्ले कर रही है, रोज वही कार्ड प्ले करती है, और अमेरिकन डर जाते हैं क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा खौफनाक क्या चीज है? आपने किसी को रेसिस्ट बोल दिया. सर, आपने उसको रेसिस्ट बोल दिया, उसके बाद खत्म. वो तो हम कनाडा में भी गौरव भाई यही इशू देखते हैं. वो जो वाइट मैन बर्डन है या वाइट गिल्ट है, दोनों ही इस तरह ही यहाँ पे वाइडली यूज़ होती हैं. और बिल्कुल ऐसी सूरत है. आपने क्वाड का जिक्र किया, आप क्वाड का वो मॉडल देखना चाहते हैं जो नेटो का मॉडल है, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ अरसे से कि मिलिट्री की जो कॉमन एक्सरसाइजेज हैं वो भी साउथ चाइना सी में हो रही हैं. कुछ बातचीत भी आगे बढ़ी है. तो आप समझते हैं कि क्या वो आगे लीड करेगी जिस तरह का नेटो की तरह का अलायंस आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही होना पड़ेगा. वरना आप देखिए, चीन की जो शाहरग है, ठीक है, वो सीपैक नहीं है सर, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नहीं है. चीन की शाहरग जाती है समुद्र से. इट गोज थ्रू द ओशंस, इट गोज ऑन द वाटर, इट फ्लोज विद द वाटर. साउथ चाइना सी आपने जो बात करी सर, दैट वो चाबी वही है, क्योंकि द ईस्टर्न साइड ऑफ चाइना इज द साइड दैट इज हेवीली पॉपुलेटेड. वेस्ट में तो उनकी पॉपुलेशन है नहीं इतनी, नॉर्थ में इतनी नहीं. इज द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट दैट इज वेरी हाईली इंटेंसली पॉपुलेटेड. चाइना की पॉपुलेशन ही वहां पे रहती है. आपको वो चोक पॉइंट्स है वहां पे, आपको चोक करना है उनको. और जब तक आप उसको नेटो जैसे मिलिटराइज नहीं करेंगे, ताहिर साहब, ये बिल्कुल नहीं होने वाला. और कैसे मिलिटराइज करेंगे? ठीक है, आपको एक बॉस इनका बनाना पड़ेगा, आपको एसेट्स देने पड़ेंगे, आपको ऐसा बोलना पड़ेगा इन लोगों को कि इंडिया ने आपको एक एयरक्राफ्ट कैरियर इसके लिए ऑन ड्यूटी रहेगा. इंडिया इज गेटिंग इट्स, आई थिंक इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की भी बात कर रहे हैं अभी इंडिया में. सो इन फ्यूचर यू कैन से दैट इंडिया की तरफ से आपके 5 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, एंड आपकी 4-5 जो सबमरीन्स हैं या 10 सबमरीन्स हैं, ये इसी काम के लिए हैं. क्योंकि आपका थ्रेट क्या है? अब आपका पाकिस्तान थ्रेट नहीं रह गया. ठीक है, पाकिस्तान आपका थ्रेट नहीं रह गया इतना बड़ा. एटलीस्ट ओशंस में तो पाकिस्तान इज नॉट अ बिग थ्रेट. योर थ्रेट इज चाइना. योर मेजर थ्रेट इज चाइना सर. ठीक है, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, देयर इज मैरिटाइम सिक्योरिटी, देयर इज पायरेसी एंड ऑल दैट. बट अगर आप देखें, आपको जो थ्रेट है, और यहां तक मैं बोलूंगा दुनिया को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है सर चाइना से, उसके लिए आपको अपने नेवल और आपके एयर के और आपको आर्मी के, हमारे अंडमान जो हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, वहां पे इतने ज्यादा आइलैंड्स हैं, आप किसी भी एक आइलैंड में बना सकते हैं सर. आप अमेरिकन को बोल दीजिए कि ठीक है यार, आपका मुल्क बहुत दूर है ना, हम आपको आइलैंड देते हैं, ये 100 किलोमीटर का आइलैंड है, आप बना लो इस पे बेस, हम आपको देते हैं, जाओ, लेट देम मेक देयर कॉलोनीज, वहां पे भर दीजिए अमेरिकन जितने भी आपको भरने, और आप वहां पे अपना एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं पे रहेगा. ये चाइना की नाक के नीचे चाइना को ठोकना पड़ेगा सर, तब जाके इनको अकल आएगी. इनको चाइना के बिल्कुल कान के नीचे बैठ के चाइना को समझाना पड़ेगा कि देयर आर 4 कंट्रीज एंड द एंटायर वर्ल्ड बिहाइंड देम हु इज अगेंस्ट यू. तभी अपनी औकात में आएंगे, वरना ये ऐसे कोरोना वायरस जैसे छोड़ते रहेंगे हवा में, लोगों को मारते रहेंगे. लेकिन हम ये देखते हैं कि चाइना भी बहुत डेवलप हो चुका है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत है, उसके पास पैसा भी है. ठीक है, मिलिट्री में वो अमेरिका के करीब नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुल्कों से वो आगे है. तो क्या आसान होगा वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए और भारत के लिए सब मिल के कोई इतना बड़ा एक्शन ले सके? बिल्कुल सर, आसान नहीं है, लेकिन नथिंग व्हिच इज वर्थ हैविंग इज इजी सर. If it's not difficult, then it's probably not worth having. अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सर, अब देखिए ना इसको एक अलग लेवल पे देखिए. आपने बोला कि साहब चाइना का पैसा आता कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से. चाइना के पास इसलिए पैसा आता है सर क्योंकि वो होंडा की कार्स बनाता है. होंडा जापानीज कंपनी है. चाइना का पैसा आता है क्योंकि एप्पल का फोन बनाता है सर. एप्पल अमेरिका की कंपनी है. चाइना
कोरिया का सामान बनाता है सर, सैमसंग के फोन बनाता है। तो चाइना, अब मैं अगर आपसे पूछूं ताहिर साहब, और आप मुझसे पूछें, मेरे पास भी आंसर नहीं है, आई एम श्योर आपके पास नहीं होगा। चाइना मोटरसाइकिल्स बनाता है सर, ठीक है, चाइना यामाहा की मोटरसाइकिल्स बनाता है, किसकी भी मोटरसाइकिल्स, XYZ मोटरसाइकिल्स बनाता है वर्ल्ड की, राइट। अब मैं आपसे पूछूं सर, एक चाइनीज ब्रांड तो बताइए मोटरसाइकिल का, चाइनीज ब्रांड कार का बताइए सर, चाइनीज ब्रांड हवाई जहाज का बता दीजिए, राइट। ट्रैक्टर का एक चाइनीज ब्रांड बता दीजिए सर, SUV का एक चाइनीज ब्रांड बता दीजिए, छोड़ दीजिए आप साइकिल का चाइनीज ब्रांड बता दीजिए, आप नहीं बता पाएंगे। जूते का एक चाइनीज ब्रांड बता दीजिए सर, एक जूते का कोई, मैं तो कह रहा हूं 1000-2000 रुपए का जो जूता है, 3000 रुपए का, उसका एक चाइनीज ब्रांड का नाम तो बता दीजिए सर, महंगाई नहीं, सस्ता बता दीजिए। नथिंग, बिकॉज चाइना में ब्रांड डेवलपमेंट, ये चाइना के पास पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि सस्ता लेबर चाइना के, अब तो इतना सस्ता नहीं रह गया, वो इंडिया में ज्यादा सस्ता है। चाइना हैज ऑलवेज ट्रेडिशनली यूज्ड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। चाइना के पास अपना कोई ब्रांड नहीं है ऐसा सर, कोई ब्रांड। ये जो अभी मोबाइल फोन आए हैं चाइना के, ये ऑनर और ये कौन कौन से अलग अलग जो मुख्तलिफ नाम है इनके, राइट, ये दुनिया के, आप इनको निकालें ना इंडिया से, मैं तो कब से बोल रहा हूं, इनको निकाल के फेंको बाहर, कोई जरूरत नहीं आपकी। सैमसंग की द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नोएडा में बैठी हुई है यहाँ पे, आपको नहीं चाहिए ये लोग सर? इंडिया में बनने लगे हैं एप्पल फोन, धीरे धीरे धीरे। आप जिस दिन चाइना की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का गला घोटना शुरू कर देंगे, जापान ने तो शुरू करा था ना, जापान ने बोला था ना हम इतने पैसे देंगे अगर कोई आ जाएगा, इंडिया क्यों नहीं करता? इंडिया बनाए सर अपना बजट वहां पे $10 बिलियन का, और बोले कि जो चाइना से यहाँ पे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग लाएगा, हम उसको जमीन देंगे, हम उसको 10 साल का टैक्स रिबेट देंगे, हम ये देंगे वो देंगे, हम आपको 0% पे आप अपना पूरी फैक्ट्री सेटअप करिए, हम आपको पैसे देंगे, आप इंडिया में आइए। हटा दो सबको चाइना से, सबको चाइना से हटाओ। मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे फिलीपींस जाए, वो मलेशिया जाए, वो इंडोनेशिया जाए, वो थाईलैंड जाए सर, वो कहीं पे भी जाए, वो चाइना ना जाए। चाइना की जो शाहरग है, जो कहते हैं ना कहानियों में, आपने सुना होगा अलिफ लैला की कहानियों में सुना होगा कि जादूगर की जान तोते में है, चाइना की जान कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है। जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का गला घोट दिया, ये पूरा जो चाइना का जितना भी हुआ है ना सर, ये ईस्ट लद्दाख में चाइना आ गया, और कोरोना वायरस का, और चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब जमीन पे आ जाएगा, क्योंकि पैसा वहीं से आ रहा है चाइना के पास, और कोई कमाई का इनके पास स्रोत नहीं है सर। तो इस वक्त भारत को जो चाइना से ख़तरा मज़ीद हो सकता है वो क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर ईस्ट लद्दाख पर जो चाइना की एक तरह से एग्रेसिव पॉलिसियाँ रहीं वो अब कम हुई, अब ये कोरोना का अटैक है। इस वक्त आज के समय में आपको लगता है कि ईस्ट लद्दाख की तरफ से और नॉर्दर्न तरफ से चाइना का ख़तरा फिर बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा सर, 100% बढ़ेगा। हम लोगों ने गलती करी है, हमारी गलती है, मैं बता रहा हूं। हमने बहुत सस्ते में चाइनीज को, मैं एक आपका प्लेटफॉर्म बड़ा रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है ताहिर साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूं। हमने बहुत सस्ते में इनको ना मारना चाहिए था, कुछ चाइनीज सोल्जर्स को इनके, और पब्लिकली मारना चाहिए था, जिसका प्रूफ होना चाहिए था। मारे तो, लेकिन उसकी प्रूफ नहीं मिला, चाइनीज ने डेड बॉडी छुपा दी। देयर शुड हैव बीन लॉस ऑफ चाइनीज लाइफ डॉक्यूमेंटेड, तब जाके इनको समझ में आता। इनको ना आसानी से समझ में नहीं आता। देखिए चाइनीज को, हम तो नहीं गए चाइना के अंदर सर, हम तो नहीं गए किसी की जमीन घेरने के लिए, हम तो कारगिल में भी नहीं गए थे सर पाकिस्तान की जमीन घेरने के लिए। फिर ये लोग अंदर से आ रहे, क्यों आते हैं बार बार लोग बाहर अंदर से? कभी ये भी तो सोचिए ना, 1965 में अखनूर पे पाकिस्तान चढ़ दौड़ा, क्यों आया पाकिस्तान अंदर? 1947-48 में पाकिस्तान आ गया कश्मीर में, क्यों आ गया पाकिस्तान? फिर कारगिल की मैंने बात बताई, फिर चीन 1962 में आ गया, क्यों आ गया सर? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बार बार हिंदुस्तान में बाहर से लोग क्यों आते हैं? क्योंकि बार बार इसलिए आते हैं बिकॉज वी एज अ पीपल टेंड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट कि चलो यार मट्टी डालो, वो पंजाबी में कहते हैं ना मट्टी पाओ, और मूव अहेड, आगे बढ़ो। right. ये हमारी जो पॉलिसी है सर, पीपल मस्ट पे, कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस का एक सिंपल सा फॉर्मूला है सर। देयर आर कॉस्ट्स टू एवरीथिंग दैट अ पर्सन डज एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू एवरीथिंग दैट ही डज सर। चाइना का एक बात बताइए सर, चाइना ने इतना बड़ा स्टेप लिया लद्दाख में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आके, ठीक है, हमें इतनी दिक्कत हुई, चाइना को उसका दाम क्या चुकाना पड़ा सर? ये मैं पूछना चाहता हूं। दाम क्या चुकाया चाइना ने? उसका कुछ भी नहीं चुकाया। चाइना फिर आएगा, फिर दाम नहीं चुकाएगा, क्योंकि हमने चाइना को जिस तरीके से पनिश करना था हमने नहीं करा। चाइना हैज टू बी, जो मैंने पिछली बार भी आपके शो में बोला था सर, वही चीज है। चाइना का ढूंढिए फॉल्ट लाइन क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर अपनी इंडियन आर्मी दौड़ा दीजिए, दैट इज नॉट द सोल्यूशन।
मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट अ सोल्यूशन। लेकिन चाइना के अंदर फॉल्ट लाइंस हैं ताहिर साहब, जहां पे आप बात करेंगे, अगर उस पर अमल करेंगे और अमल दरामद होगा, चाइना की चीखें निकलेंगी, चाइना घुटने पे आ जाएगा 1 साल के अंदर। ये जो हवा बन रखा है ना चाइना का दुनिया के सामने कि साहब चाइना ऐसा भूत है जो सबको खा जाएगा और जिन ना कोई, चाइना की चीखें 1 साल के अंदर निकलेंगी, होना हो 6 महीने के अंदर निकल जाए। इसकी फॉल्ट लाइंस हैं, वी शुड टेक एडवांटेज ऑफ दोस फॉल्ट लाइंस ऑफ चाइना। तो इस वक्त जब आप और मैं बातचीत कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ईस्ट लद्दाख से चाइना निकल गया था, टेंशन रिलेटिवली कम हो गई थी, तो आज के दिन सिचुएशन क्या है? क्या फौजें वापस आ रही हैं, उनकी इंटेलिजेंस बढ़ रही है? क्या इन्फॉर्मेशन है आपकी? सर ऐसा इंफॉर्मेशन ये है, और ये मीडिया में भी आम चीजें हैं जो हो रही हैं सर, ये बातचीत हो रही है। चाइना जो है तो अपनी साइड में। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है ये। एक्चुअली लोग एक्चुअली समझते थे कि चाइना पीछे चला गया, तो जाहिर सी बात है लोग ये पूछते हैं पीछे चला गया इसका मतलब क्या कल वो अंदर था इंडिया के? अब लोगों ने देखा नहीं ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करता हूं सर। ऐसा है कि ना इंडिया को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आना था, ना चाइना को आना था। मैं अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं, अप्रैल 2020 की। दोनों ही पीछे थे और 5 अग्रीमेंट थी सर, 5 मुआहदे थे, जिसको चाइना ने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। राइट, चाइना ने फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया और चाइना आ गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। उसको रोकने के लिए इंडियन आर्मी भी अंदर घुस गई। ठीक हो गया सर, इंडियन आर्मी भी घुस गई वहां पे। अब वहां पे झड़प हुई गलवान पे। वी ऑल नो कि गलवान पे झड़प हुई थी PP-14 पे, राइट, जिसमें कर्नल बाबू एंड अदर सोल्जर्स लेड ऑन द लाइफ फॉर द कंट्री शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इशू ये है कि चाइना है तो अपनी ही जमीन पे, लेकिन चाइना ने जो प्रॉमिस करा था कि हम और पीछे चले जाएंगे, वो चाइना कुछ जगहों से नहीं गया पीछे। और ये प्रॉब्लम अब फटेगी सिक्किम में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, या फिर और मुख्तलिफ जगह ये प्रॉब्लम होने वाली है सर, लद्दाख के अलावा। क्योंकि नियरली 3500 किलोमीटर से ज्यादा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ताहिर साहब हमारा। और चाइना का जब मन चाहे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकता है, बिकॉज हमने कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज वाला मामला नहीं करा। हमने बोला यार चलो ठीक है यार, जा रहा है वापस जाने दो उसको, चलो ठीक है यार छोड़ो उसको। हम लोगों ने वही करा ना। सोमनाथ का मंदिर क्यों टूटा? सोमनाथ का मंदिर इसलिए टूटा क्योंकि जो बाहर से आया था अटैक करने के लिए, उसको हमने 17 बार बोला कि तुम चले जाओ कोई बात नहीं। पहली बार अगर उसकी गर्दन उतार देते तो कुछ नहीं होता। ये इंडिया में थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम है हमारा, हम लोगों के साथ। आप हमें छुरा भी मार दोगे ना, फिर आप बोलोगे भाई मैंने गलती से छुरा मार दिया, हम कहेंगे यार चल कोई बात नहीं, तूने मार दिया कोई बात नहीं, तो भाई ये चल जा। ये दिस इज अ बिग कैरेक्टर फ्लॉ। हमें चाइना को तब मारना है जब चाइना बिल्कुल झुका हुआ है, जब चाइना सो रहा है। चाइना की पीठ पे वार करना है, जब चाइना सोते हुए मारना है चाइना को। और हमें ये व्हेन से मारना है, इट कैन बी इकोनॉमिकली, इट कैन बी डिप्लोमेटिकली। चाइना को पता लगना चाहिए कि कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अगर एक हिंदुस्तानी जान जाती है, ठीक है सर, अगर कर्नल बाबू शहीद होते हैं, कर्नल बाबू के साथ उनके जवान अगर शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो चीन को उसका दाम देना पड़ेगा। क्या चीन ने दाम दिया? ठीक है, लोग कहते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस की खबर आई कि 30-40 लोग हमने भी उनके मार दिए, लेकिन चाइना ने अभी तक एडमिट नहीं करा सर। चाइना हैज टू बी पब्लिकली स्मैश्ड। CCP has to be publicly confronted as smashed, and the Quad should do it. तो आपने जिस माइंडसेट की बात की या जिस करैक्टर फ्लॉ की बात की, वो फिक्स हो सकता है? सर मैं फिक्स करने के लिए बोलता हूं तो लोग मुझे ही संगी बोल देते हैं, कहते हैं तो संगी है। मैं तो क्या कह रहा हूं सर, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं किसी के पास चला जाऊंगा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर तुम मुझे मारोगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैंने ये बात बोल दी सर, फिर मैं वॉर मॉन्गर हो गया, फिर तो मैं बुरा आदमी हो गया सर। मेजर गौरव आर्या विल बिकम अ वॉर मॉन्गर सर, फिर बुरा आदमी बन जाएगा। बट मैं बुरा आदमी बनने को तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे जैसा हर एक हिंदुस्तानी भी बुरा आदमी बन जाए सर, तभी जाके, क्योंकि हमारे पास तो एक ही देश है एंड दिस इज आवर आइडेंटिटी, दिस कंट्री इज माई आइडेंटिटी सर। मेरी तो यही पहचान है, मेरी यही शनाख्त है। तो अगर इसको कोई खतरा होगा, मुझे लगता है कि हमने इंडिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत फॉर ग्रांटेड ले ली है ताहिर साहब, बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड हमने इंडिया की सेफ्टी सिक्योरिटी ले ली है। हमने बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पे तैमूर भी आया था, यहाँ पे अलेक्जेंडर भी आया था, सिकंदर भी आया था, यहाँ पे गौरी आया था, गजनवी आया था, दुरानी आया था, सब आए थे, मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इंडिया वैसे भी खड़ा। ये सब ना देखिए साहब, वो आए थे, इंडिया अभी भी खड़ा, ये बात सच है, लेकिन एट व्हाट हॉरेंडस कॉस्ट सर। लाखों लोगों के सर उतरे, ठीक है ना, और हम लोग आपस में ही लड़ते रहे इंडिया में।
कि तू वो मैं ये। हम लोग आज भी पूरी तरीके से हम लोगों ने यूनाइटेड नहीं है सर। आज भी हम लोगों को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि तू मैं और तू ये हम करते रहेंगे। जब मुल्क रहेगा तब तो कांग्रेस रहेगी, तब बीजेपी रहेगा सर। जब मुल्क रहेगा तभी तो कांग्रेस और बीजेपी रहेगी। तो इट इज आवर ड्यूटी टू राइज अबव पेटी पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड यूनाइट दिस कंट्री एंड फाइट अगेंस्ट चाइना। क्योंकि सर देखिए, चाइना ऐसे नहीं मानने वाला। ये लातों का भूत है सर, ये कुत्ते की टेढ़ी पूंछ है। आप जब तक इसको नहीं ठोकेंगे, जब तक इसको नुकसान नहीं होगा, नहीं मानेगा। और अमेरिका भी गलती कर रहा है अभी ना, कि इनको बुरा ना लग जाए रेसिज्म का। ये सब पुराने फ्रॉड में घूम रहे हैं ये लोग। और इंडिया भी मुझे लगता है इसी फ्रॉड में घूम रहा है। जितनी जल्दी हिंदुस्तान जागे और दुनिया जागे उतना भला है इनके लिए। अगरचे आपने बहुत सारी अहम बातें की और पूरा मैसेज हमारे व्यूअर्स को जाता है, लेकिन आखिर में मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो वार है इनफैक्ट वो उसी सेकंड वेव से लड़ने की है। और हमें लग रहा है, ख़बरें आ रही हैं कि थोड़ा स्लाइटली चीज़ें समझ भी आ रही हैं कि उनको कैसे कंट्रोल करना है। और ये अब ज़ाहिर है एक दफ़ा जब ये वेव अपना सर उठाती है तो उसको बैठने में भी एक वक्त चाहिए होता है। क्या सिचुएशन है इस वक्त? कहीं थर्ड वेव, जाहिर है ये जो थर्ड वेव है सिर्फ वायरस की वेव नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आपके चंकिया फोरम के आर्टिकल में लिखी हुई है। तो थर्ड वेव कहीं फॉलो करती नज़र तो नहीं आ रही आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि अनफॉर्चुनेटली थर्ड वेव भी आएगी, क्योंकि काफी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कह चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स कह चुके हैं कि एक्सपेक्ट द थर्ड वेव। परेशानी थर्ड वेव की नहीं है ताहिर साहब, परेशानी ये है कि जैसे सेकंड वेव, फर्स्ट वेव में आपने देखा था कि हॉस्पिटल्स का थोड़ा बहुत इश्यू था, लेकिन ऑक्सीजन की बात नहीं थी फर्स्ट वेव में। सेकंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई, किसी को नहीं पता, ओवरनाइट 24-48 घंटे के अंदर ऑक्सीजन ये हो गई। तो दुनिया भर से ऑक्सीजन आने लगी। फिर अब काफी हद तक मामला स्टेबलाइज हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले 10-15 दिन के अंदर काफी हद तक ये मामला अंडर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अब वी डोंट नो कि थर्ड वेव में हो सकता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, किसी और चीज की रिक्वायरमेंट हो। वो हमें आज नहीं पता। वो तो जब वेव हिट करेगी, जब डॉक्टर्स बोलेंगे कि साहब इस चीज की है। ये जो मेडिसिन हैं जो आजकल दी जा रही हैं, मुझे बता रहे हैं कि मैं मेडिसिन का नाम मुझे नहीं याद, लेकिन ताहिर साहब काफी ऐसी मेडिसिन हैं जो कह रहे थे कि शेल्फ में वो बर्बाद हो जानी थी, फेंकते थे लोग क्योंकि कोई खरीदता नहीं था उनको। आज वो मेडिसिन की कमी हो गई क्योंकि अचानक डिमांड सर्ज हो गई ना सर। उसी तरीके से, उसी प्रकार से ऑक्सीजन की डिमांड, ऑक्सीजन के 7-8-9 अप्रैल तक, इस साल के 7-8-9 अप्रैल तक ऑक्सीजन का मसला था ही नहीं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में था। मैंने 3-3 अस्पताल देखे हैं इसके बीच में, कोई मसला नहीं था। यह अचानक शूट अप हुआ है बाय मिडिल ऑफ अप्रैल सर। ये सारी की सारी कहानी, इट इज नॉट मोर देन अ मंथ ओल्ड। ये सेकंड वेव की इंडिया में जो एक्चुअल हिट आया है इंडिया को सेकंड वेव का, इसमें अचानक ऑक्सीजन की बात आ गई। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं ताहिर साहब, ना आपको पता ना मुझे पता, आपको नहीं पता कि थर्ड वेव जब आएगी। अब ये लोग पूछते हैं, ये कम्युनिस्ट वाले पूछ रहे थे कल परसों टीवी पे कि हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही थी, हमारी सरकार क्या कर रही। अरे किसको क्या पता? इंटेलिजेंस एजेंसी में तो भगवान है, उनको क्या पता? अमेरिका तक को नहीं पता लगा, जिनके CIA बैठी है। 750-800 बिलियन डॉलर्स का एनुअल बजट है, हमसे पता नहीं 10 गुना 20 गुना ज्यादा, उनको तक नहीं पता लगा। इट इज इम्पॉसिबल। आप नहीं पता कर सकते सर, आप नहीं पता कर सकते। तीसरी वेव आएगी, पता नहीं कितनों को लेकर जाएगी, और उसमें ऑक्सीजन अचानक तीसरी वेव में डॉक्टर्स बोलेंगे कि ऑक्सीजन हमें चाहिए नहीं यार, इसमें कोई और चीज है, अचानक उसकी कमी पड़ जाएगी, फिर आप उसकी पूर्ति करेंगे। तो ये तो म्यूटेट कर रहा है वायरस। ये अगली चीज क्या लेकर आएगा, नोबडी नोस सर। बहुत शुक्रिया मेजर गौरव आर्या साहब। वाकई चैलेंजेस बहुत हैं, मगर उसके साथ साथ जो आपने हमें पूरी की पूरी सूरत हाल बताई, उस सूरत हाल के कॉन्टेक्स्ट में हम सबको सोचना है कि हमें इस मॉन्स्टर को कैसे डील करना है, कोरोना पे कैसे काबू पाना है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। व्यूअर्स, बातचीत सुन रहे थे मेजर गौरव आर्या की, जो वाकई ही एक बहुत बड़ा मसला है कि सेकंड वेव क्या इंडिया एट वॉर है। ये एक आर्टिकल आप उनकी वेबसाइट पे chankiyaforum.com पे पढ़िए, आपको बहुत सारी रोशनी इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में मिलेगी। आपको पता चलेगा कि आर्गूमेंट क्या है, और वो सारी बातें मेजर गौरव आर्या जी ने आज हमारे साथ शो में खोली।
टैग टीवी पे आज का स्पेशल शो मेजर गौरव आर्या जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, डोनेट का बटन क्लिक कीजिए। इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट का बटन क्लिक करेंगे तो पेपॉल के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हम हमेशा से आपके शुक्रगुजार रहते हैं और आज भी आपका जो नैरेटिव परिवार का खुसूसी शो है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी था। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.